तो क्या पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसलता जा रहा है? क्या पाकिस्तान के दाग जो है जिसे वो छिपाने की कोशिश करता रहा है अब खुलकर सामने आ रहे हैं? क्या पीओके के अंदर से जो आवाज उठ रही है भारत में विलय की वो जल्द ही सार्थक और सफल रूप लेता हुआ नजर आएगा? नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप रण क्षेत्र देख रहे हैं। बेहद खास मुद्दा आपके बीच लेकर हम आए हैं। जिस कश्मीर को भारत से पाकिस्तान ने छीना था, आज उसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है, हमें इस गुलामी से आजाद करो, हमें आजादी चाहिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं। सवाल पाकिस्तान के उस झूठ का है जो 78 सालों से दुनिया को सुनाया जा रहा है। जिस धरती को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां सचमुच क्या आजादी है? इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर आजादी है तो फिर सड़कों पर ये लाखों लोग क्यों नजर आ रहे हैं? अगर आजादी है तो सेना के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? इंटरनेट क्यों बंद किया गया है? गोलियां क्यों चल रही हैं? क्यों हजारों मासूमों का खून बहाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत क्यों उठ रही है? आज पीओजे की गलियों में सवाल गूंज रहा है, हमारे संसाधन कौन लूट रहा है, हमारी राजनीति कौन चला रहा है, हमारी आवाज कौन दबा रहा है? और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की नींदें उड़ा दी है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान सेना पर गंभीर आरोप और भारत के साथ जुड़ने की इच्छा ये व्यक्त कर रही है कि पाकिस्तान किस तरह से बेनकाब हो रहा है। सबसे बड़ा झटका उस वक्त पाकिस्तान की सरकार और सेना को लगा जब यहां पर खुलकर यह कहा गया कि हथियार हमारे हाथ में पाकिस्तान ने दिए और आज वही हमें आतंकवादी कह रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट अमन खान, सरदार अमन खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही तो हमें बंदूकें थमाई थी और आज वो कह रहा है कि हम आतंकवादी हैं। ये बयान पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर सवाल खड़ा करता है जिसने वहां वर्षों से खुद को केवल पीड़ित बताया है। तो क्या अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ उसी के कब्जे वाले कश्मीर में दम तोड़ रहा है? क्या पीओजे के लोग अब इस्लामाबाद नहीं, अपने भविष्य की नई दिशा भारत में तलाश रहे हैं? क्या पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य दबाव ने वहां के लोगों का भरोसा तोड़ दिया है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से मैं भी भारत हूं जैसी आवाजें बुलंद होंगी? खुलकर आज इस पर बात करेंगे, क्योंकि सवाल बड़े हैं, सवाल अहम है, सवाल महत्वपूर्ण है और सवाल जुड़ा है पाकिस्तान की उस जनता से जो अब पाकिस्तान से मुक्ति चाहती है, वो घर वापसी चाहती है। और ऐसे में क्या पीओजे में उठती आवाजें पाकिस्तान के कब्जे की उल्टी गिनती मानी जाए? क्या पाकिस्तान की दमनकारी नीति उसके ही खिलाफ जन विद्रोह बन रही है? और क्या इतिहास एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पीओके की जनता अपने भविष्य को भारत के साथ देख रही है? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें, वो आवाजें, वो बुलंद होती आवाजें, पाकिस्तान के खिलाफ उठते नारे जो ये कहते हैं कि अब भारत में वापस लौटना है, घर वापस लौटना है, हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से कैसे फिसल रहा है पीओके, जरा इन तस्वीरों को, इन आवाजों को गौर से सुनिएगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया।
पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शरारत किया और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की, और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज में तुम हमें बताते हो डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? अगर तुम जो है वो हरीगल को बंद करोगे तो हम पुंछ का, रावलाकोट का 33 नोट वाला रास्ता पुंछ से बहाल करने का मुतालबा करेंगे। अगर हमें तुम हमारी गंदम, हमारा पानी, हमारी अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते से बंद करोगे तो हम श्रीनगर के रास्ते से वो अद्वियात लेंगे। वो हमारी रियासत है, उस रियासत से आटा, चीनी, पानी, बिजली लेने से तुम हमें नहीं रोक सकते। अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो हम चुकोटी के रास्ते से श्रीनगर की तरफ मार्च करेंगे। अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो हम कारगिल से लद्दाख की तरफ जाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम कश्मीरी हैं, हम न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न हारने वाले हैं। मैं रावलाकोट की बेटी तुझे लटका के कहती हूँ कि तू चूड़ियां पहन के बैठ जलील इंसान, तूने हमारे घरों पे हमले किए, तूने हमारी औरतों पे हमले किए। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। हम आजाद होना चाहते हैं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं रहना है। ये तमाम वो नारे हैं, ये तमाम वो आवाजें हैं जो चीख चीख कर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, उसकी सरकार को, उसकी सेना को उसकी असलियत दिखा रही है और ये कह रही है कि ये जो आपने आज़ाद कश्मीर का सो कॉल्ड मॉडल दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी, आज वही आपकी पोल खोल रहा है। खुलकर आइए करते हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर आ चुके हैं। नमस्कार सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ चुके हैं प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट आर लक्ष्मी नारायण सर भी आ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कर्नल सर शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आखिरी में आपने देखा, ये सिर्फ स्लोगन या सिर्फ नारे नहीं है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये वो आवाज़ है जो पाकिस्तान के हर एक झूठ को बेनकाब कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि जो हम चाहते हैं, जो भारत चाहता है, अब वही पीओके के लोग भी चाहते हैं और पाकिस्तान को अब ये समझ में आने लगा है कि उसकी आज़ाद कश्मीर वाला मॉडल जो था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। कर्नल सर। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप सीधे बात करें तो ये जो टेररिज्म की बात चल रही है, हम पिछले 10 साल से कह रहे थे, तो मेरी कंट्री में अंदर लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। मेरे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, ये टेररिस्ट तो हमारी अपनी क्रिएटेड है। अब आपको दिख रहा है कि अगर पीओके से ये बोली जाती है कि हमें वेपन दिए जाते थे, तो अब पता क्या आ जाएगी बात हमारे यहाँ जो मॉडरेट है, बोले फिर वो हथियार दे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिनके लिए कह रहे हैं हमने उनको भी आमंत्रण दिया था इस मंच पर आज इस डिबेट के लिए, लेकिन वो अब इस मंच पर आना नहीं चाहते इस मुद्दे पर बोलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी एक्सपोज हुए हैं। मैं एग्जैक्टली क्योंकि आज आपने 3 ऐसे लोग बुलाए हैं जो मुझे लगता है सच्चाई से चीजों का इवैल्यूएशन करेंगे जी। तो इसलिए एज फार एज टेररिज्म कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि हमें आज के बाद
किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। आपने काफी सारे पॉइंट दिए हैं कि पाकिस्तान से वो आजादी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता आजादी? या बलूचिस्तान चाहता है या नहीं चाहता? टीटीपी चाहता है कि नहीं चाहता? सिंध चाहता है कि नहीं चाहता? खैबर पख्तूनख्वा चाहता है कि नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? चलिए एक और हो सकता है गलत हो, नारेबाजी जो बगावत की है, वो नारेबाजी बगावत की कहां इस्लामाबाद इंक्लूडेड नहीं है पाकिस्तान में, वो भी एक बड़ी बात है। खून खराबा करना वेल दैट शुड बी अ रूटीन, ये तो पाकिस्तान का कैरेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये कंट्री ही खून खराबे का है। इंटरनेट बंद कर देने का मतलब है कि डेमोक्रेसी तो छोड़िए, यहाँ तो मीडिया डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वन मैन डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी के तौर पर देखी जाती है। राजनीति चला कौन रहा है? अब ये भी सवाल का कोई जवाब मांगे तो वेल पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता कि कभी वहां कोई राजनीति ना थी, ना है, ना होगी, सिवाय वन मैन राजनीति। सैन्य दबाव, ये बिल्कुल सही बात है, सैन्य दबाव हमेशा से रहता, उसमें कोई डाउट नहीं है। और लास्ट में ये कहूंगा कि पीओके वाले जब अब ये बोल रहे हैं ना कि मैं भी भारत हूं, तो अब मेरे ख्याल कुछ टाइम वो भी आ गया है कि भारत को ये जरूर बोलना पड़ेगा कि तुम भी भारत हो, और तुम भी भारत उस हद तक हो कि हर वो अत्याचार जो तुम्हारे ऊपर होगा वो अत्याचार भारत पर माना जाए। मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम, जबकि इंडिया इस चीज को इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाना चाहिए। जो पाकिस्तान के चार्ज दी अफेयर हमारे पास यहाँ दिल्ली में गेस्ट बैठे हैं, इन्हें समन करना चाहिए, इनको एक ऑफिशियल वार्निंग दी जानी चाहिए। मुझे लगता है हमारे जो चार्ज दी अफेयर पाकिस्तान में एम्बेसी में प्रेजेंट हैं, वो वहां के होम मिनिस्ट्री को ये चीज जरूर लिखित दें, क्योंकि ले देकर अल्टीमेटली मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया अंधी है, काणी है, बहरी है, गूंगी है। ये तीनों फील्ड्स के ऊपर इंडिया का हक बनता है, फर्ज बनता है कि आपको जगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक अगेन आज पहली बार तो पाकिस्तान में हो नहीं रहा, दसियों बार पहले भी हुआ है। इस बार पीओके पहली बार खुलकर आ रहा है कि नहीं, हमें भारत के साथ मिलना चाहिए। तो फिर राहुल साहब, जब खुलकर ये आवाजें यहां से उठने लगी है और कर्नल सर भी कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, तो फिर देर किस बात की? क्यों नहीं अब वो अभियान तेज किया जा रहा है जिसमें ये जो कह रहे हैं कि मैं भी भारत हूं, ये हम कह सके नहीं, वो कहें कि हाँ मैं भी भारत हूं। प्रोफेसर विदु रावल जी। हमसे सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, कर्नल साहब को और लक्ष्मी नारायण दास जी को भी नमस्ते। देखिए, ये एक स्टेटेड पोजीशन है भारत की संसद ने ये कहा हुआ है कि पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत की टेरिटरी है। ये गिलगित बल्किस्तान भारत का हिस्सा है। ये श्रीनगर से लगता हुआ मुजफ्फराबाद तक जाता हुआ जो रूट है पूरा का पूरा, इस पर तो हमने बस सेवाओं तक की बात बार बार कही है। मुजफ्फराबाद भारत का हिस्सा है, रावलकोट, मीरपुर भारत का हिस्सा है, केटू की पहाड़ियों के पार सकुर्दू जो है भारत का हिस्सा है। भारत की प्रत्येक इंच भूमि जो है और कश्मीर की प्रत्येक इंच भूमि, जम्मू की प्रत्येक इंच भूमि जो है वो हमारे लिए पावन है, पवित्र है, हमारे लिए पूजनीय है। इसमें कतई कभी भारत की, और ये अक्रॉस पार्टी लाइन्स ये एक स्टैंड रहा है। भारत की संसद ने बकायदा 1994, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो, बकायदा एक प्रस्ताव जारी कर ये कहा था कि हम इसको लेकर रहेंगे। तो ये एक भारत की तरफ से कहने वाला जहां विषय है वो उसमें कहीं अलग नहीं है। थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसको इंटरनेशनलाइज करने के खिलाफ जो है भारत का स्टैंड रहा है। भारत ने 1949 में जो गलती की थी, 1948 में जो नेहरू जी इसको यूनाइटेड नेशंस में लेकर गए थे विषय को, तब से लेकर भारत का एक स्टेटेड पोजीशन रही है कि हमारा ये बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है और भारत उसको लेकर रहेगा, लेकिन यह द्विपक्षीय तौर पर होने वाला है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को बीच में हमने नहीं शामिल करना है। ये बात जो है ये भारत की एक स्टेटेड पोजीशन रही है, भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा रही है। ये कहते हुए मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो
आर्म फोर्सेस है उसका नेचर आतंकवादी है, दहशतगर्दी। आपने कहा, ये आपने इस नारे से बात कही कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर सेना जो है उसने मुल्क को संभाला हुआ है। आम दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के, तमाम देशों की सेना होती है, यहां पर एक सेना के पास एक मुल्क है और वो मुल्क जो है वो जिन्ना द्वारा एक गलत थ्योरी पेश करके कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उनको एक अलग मुल्क चाहिए, जो थ्योरी 1971 में फेल हो चुकी है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। और यह थ्योरी का कोई पैर नहीं है। आज इतने वर्षों बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो संघर्ष हम देखते हैं अलग अलग स्थानों पर, कर्नल शैलेंद्र सिंह ने जो बताया बिल्कुल कि किस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा से लेकर किस प्रकार आगे बलूचिस्तान तक, सिंध प्रांत तक अलग अलग जगह पर जो संघर्ष दिख रहा है, ये साबित करता है कि जिन्ना की वो थ्योरी गलत थी। जिन्ना ने जो एक रिलीजन के नाम पर एक अपना देश बनाने की बात कही थी, वो गलत थ्योरी थी और वो कभी ना कभी जो है ये टूटना ही है। ये थ्योरी ही, ये पाकिस्तान का जन्म ही गलत थ्योरी पर है। वो तो अब टूट रही। तो सवाल तो यही है ना कि हम क्यों फिर वेट कर रहे हैं? हमारी सेना अगर ये कहती है कि हमें सिर्फ इशारा चाहिए, हम तैयार हैं, तो फिर वो इशारा क्यों नहीं मिल पा रहा है? 2.5 मोर्चे पर हम हैं। अभी इस चीज को पे दोबारा मैं कर्नल जी के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर सवाल, सरकार अगर इतना ज्यादा संकल्पित है तो फिर ये तो समय आ गया ना, उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया, तो फिर अब हम किस बात के लिए रुक रहे हैं? देखिए, ये भारत की सेना तैयार है। भारत की सेना एक बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है। वो जैसा भी पॉलिटिकल जिस प्रकार का जब स्टैंस होगा, जब समय होगा, उस समय का इंतजार करेगी। और मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि भारत की सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन चीजों को पकने में समय लगता है। बांग्लादेश को पकने में समय लगा था। ऑपरेशन सर्चलाइट जो है 25 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो 4 दिसंबर को हुआ था, बहुत महीनों बाद, 9 महीनों बाद हुआ था। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जहां पर जिस प्रकार की भी समय और स्थिति बनेगी, उस समय भारत की सेना तैयार है, वो निश्चित तौर पर तैयार है। समय और स्थिति तो अब सामने आ गई ना, इसीलिए तो यही तो देश की जनता भी चाहती है कि अब खुलकर आना चाहिए भारत को। देखिए, ये सेंटिमेंट्स की बात हम ले जाते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स और इमोशंस जब जुड़ते हैं, जब ऐसी बातें आती हैं, मैं लक्ष्मी राव सर आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर वहां POK में ये कहा जाता है कि भाई हमें क्या मिल रहा है, वहां देखो भारत में क्या हो रहा है। भारत आज दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर के हम जो लक्ष्य हैं विकसित भारत का 2047 का, वो हम छूने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दाल रोटी तक नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस पूरी परिस्थिति में भारत की जो कूटनीति है, क्या यही वक्त है कि उस कूटनीति को और ज्यादा ऑफेंसिव करके POK जो हमारा सपना है कि वो वापस हमारे पास आ जाए, इस समय उस कूटनीति को अपना लेना चाहिए? नमस्कार। नमस्कार सर। आपको मेरे आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। तो अभी तो ऑलरेडी हमने चालू किया है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। जेनेवा में भी थोड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ है उसमें भी हमने कुछ किया है, लेकिन इसका जो प्रोटेस्ट का मेरे हिसाब से हम यहाँ ये प्रोटेस्ट और इसका जो एजिटेशन का जो हैंडल कर रहे हैं इंडिया, थोड़ा ठीक कर रहे हैं कि अगर हमने डायरेक्टली ज्यादा इन्वॉल्व किया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये प्रोटेस्ट को जो आम पब्लिक से आया है उसको एक ब्रांड देने में, ये इंडियन एजेंट से ब्रांड देने में ज्यादा आसान होगी, अपने पब्लिक को भी बोलने में ज्यादा आसान होगी। तो मेरे हिसाब से हमारे लोग थोड़ा पीछे रह के यहाँ जो डायस्पोरा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, वो डायस्पोरा से ये कर रहे हैं। आप देखेंगे तो लंदन में भी इसका डिप्लोमेटिक मिशन को, जो हाई कमीशन को थोड़ा घोरा हो किया है, बेलफास्ट में किया है, और यूनाइटेड नेशंस में जेनीवा में उसको एक प्रोटेस्ट भी बहुत बड़ा हुआ है, और ये थोड़ा ये बढ़ने वाला है। आप देखिए ये बहुत ही बड़ा एक सिंबॉलिक है। आप देखेंगे तो परसों जो 5 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नॉर्मली पाकिस्तान ये 5 जुलाई का डे को पाकिस्तान से हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर एक सॉलिडारिटी डे जैसा मनाता है। जब हम उसी दिन में हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों ने उसी दिन में प्रोटेस्ट करने के लिए एक डेट बना लिया है, तो एक सिंबॉलिक है कि अभी जो
जो है वो हम लोग, हमारे यहाँ जब तक अभी तक जो डिफेंसिव में है, हम लोग अभी जाके वहां खेल रहे हैं, और ये खेल जो है इनडायरेक्टली हो रहा है अभी तक, और मेरे हिसाब से कुछ देर तक, माने कुछ महीनों तक ये इनडायरेक्टली होना है। अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक ओपन वॉरफेयर जैसा अगर इंडिया जाना चाहता है, आई डोंट थिंक हम लोग उसके लिए जाना चाहते हैं। जो प्रियोरिटी है वो प्रियोरिटीज अलग है, और ये जैसे अभी साहब ने बताया था कि टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग का भी रिक्वायरमेंट है। और ये इमीडिएट जो है 27 जुलाई को यहाँ जो सो कॉल्ड प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, और प्रोविंशियल इलेक्शंस के पहले ये सारा होना, पर्टिकुलरली आप इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसमें क्लियरली जो सो कॉल्ड रेफ्यूजीज को 12 सीट्स रिजर्व किया है। आप देखेंगे लोकल लॉ के हिसाब से इन्होंने एक 12 सीट्स जो सो कॉल्ड पीओजे असेंबली में, लेजिस्लेचर के में, ये रेफ्यूजीज जो है जो यहाँ इस एरिया में रहते नहीं है, ये सिंध में, पंजाब में रहते हैं, और उस लोगों को किया है, वो लोग आके यहाँ बैठ जाएंगे इनके लेजिस्लेचर, और अपना जितने भी लोकल गवर्नमेंट का जो 1990 में एक लेजिस्लेशन इन्होंने बनाया था उसको भी इनडायरेक्टली करेगा। जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो एक्सप्लॉयटेशन लेवल्स है, ये सारा, जैसे अभी साहब ने बताया था, पाकिस्तान इज आर्मी विद नेशन। ये आर्मी सिर्फ आर्मी नहीं है, ये आर्मी, सिविल सर्वेंट्स, एलिट्स एंड आल्सो मुल्लास, ये चारों की नेशन है। इसका कोई क्या बोलते हैं कि पब्लिक में, ये पाकिस्तान कंट्री का पब्लिक का कोई आवाज है नहीं, राइट। और इसमें जो नॉन पंजाबी है उसको तो है ही नहीं। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये है एक्सप्लॉयटेशन का जो लीगल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लोग बहुत ही है, और 58 लोगों को, बिल्कुल लोगों का आक्रोश इसी पे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों का आक्रोश इसी पर है। और यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र सर के पास जा रही हूँ मैं, आप ही के पॉइंट को ले जाते हुए, कि एक बात तो क्लियर है कि हमारी जो जब हम अपने देश की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा देश, तो उसमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना साफ तौर पर झलकती है। यहाँ पर राष्ट्र के नाम पर कुछ नजर नहीं आता, यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कर्नल सर जरा बताइएगा कि वो लोग जो हमारे यहाँ, जब हम गलत को सही करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो कहते हैं देखो देखो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को मार दिया गया है। इसी एजिटेशन के दौरान बीते कुछ टाइम में, बीते 1 महीने में ही देखिए कि वहां पर किस तरीके से गोलियां चली, दबा दिया गया चीजों को, और कोई नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बोल रहा है कि देखो पीओजेके में क्या हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये सही समय है वो तमाम चीजें सामने लाकर रखने की जो पाकिस्तान को और ज्यादा बेनकाब करे। बेनकाब तो वो हो ही चुका है, लेकिन और ज्यादा बेनकाब करे। कर्नल शैलेंद्र सर, जनरली ना जब आप बेनकाब करते हैं किसी को, तो क्यों करते हैं? सो दैट टू फिर शर्म आए, ठीक है ना? शर्म नहीं आएगी, बेशर्म है, बेशर्म है, राइट, बेशर्म है वो। शर्म का सवाल नहीं उठता, इसलिए नहीं, बेशर्म तो तब होगा जब शर्म होगी, यहाँ तो है ही नहीं। तो बड़ी बात है। जहां तक बात आती है राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब ये होता है कि राष्ट्र से रिलेटेड हर एक चीज मेरे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पीओजे के। क्योंकि अगर राष्ट्र सर्वोपरि हुआ और पीओजे के नहीं हुआ तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन बीच में खून में आ जाएगी। मैं किसी से एग्री कर जाऊंगा कि मेरा बायलैटरल रिलेशन है, मेरा ये रिलेशन है, ये सब जो पढ़ी लिखी वाली बातें हैं, एज अ फौजी थोड़ा मुश्किल होती है मुझे समझने में। लेकिन मुझे एक ये बात पता है कि जब आपने राष्ट्र सर्वोपरि करना है तो साम दाम दंड भेद कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि अगर इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन के पोर्टल पर खड़े होकर, उस स्टेज पर खड़े होकर, जब उन्हें 11.5 मिनट का बोलने का टाइम दिया गया था और उन्होंने 43 मिनट्स बोला था, उस बाकी के 30 मिनट उन्होंने सिर्फ JN के बोला था और कुछ नहीं बोला। अभी भी अगले पिछले 1 सप्ताह में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई बोला है तो वो पाकिस्तान बोला है इंडिया के खिलाफ, कि कैसे इंडिया इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा है पाकिस्तान का।
हो सकता है भाई, दे मस्ट बी राइट। मुझे ये बताइएगा, ये जो एब्डक्शंस हो रही हैं, ये कौन सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है? व्हाई कैन नॉट इट गो टू यूएनएचआरसी? ह्यूमन राइट कमीशन पता किस लिए है? वो एमिनिटी इंटरनेशनल रो रो के चिल्ला रहा है कि लाइव बुलेट्स फायर करना इज एक्सेसिव यूज। व्हाई कांट दैट बी इंटरनेशनल अफेयर? उसमें कहा लिखा हुआ है कि एक कश्मीरी की जान जब जाएगी तो वो बायलैटरल ट्रीटी के अंडर आएगी या नहीं आएगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या पीओजेके की आवाम को जस्टिस का कहीं कोई हक नहीं है? आप बता दीजिए। जब मैं कहता हूं इंटरनेशनलाइज, इट डजंट मीन एनीथिंग मोर देन दैट। इट मीन्स कि दुनिया अंधी है, गूंगी है, बहरी है, अंधों को दिखाना पड़ेगा। ये जयशंकर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि टेररिज्म ऑफ यूरोपियन यूनियन is the terrorism for the world, but terrorism of the world has got nothing to do with them. ये तो बहुत बढ़िया सी बात है। तो इसलिए मैंने कहा साम दाम दंड भेद इसलिए बोल रहा हूं कि आप जब तक इन लोगों को दिखाएंगे नहीं, तब तक वो देखेंगे भी, ये सुनेंगे नहीं, और जब तक ये देखेंगे और सुनेंगे नहीं, ये तब तक कुछ बोलेंगे नहीं। आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन इन कंट्रीज की उनके अपने लिए है। सीधी बात कर रहा हूं। जयशंकर साहब ने एक इंटरनेशनल फोरम से कहा है, तो एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा है कि जो यूरोप के वेपन्स हैं वो मेरी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, मेरे यहाँ का कोई वेपन कहीं। तो अब आप बता दीजिए, उन कंट्रीज के साथ मेरे बायलैटरल रिलेशन है, ट्राइलेटरल है, मुझे तो नहीं पता। मैं सीधी लैंग्वेज में अगर कहूं तो एक बात है, पीओजेके अगर राष्ट्र सर्वोपरि है का पार्ट है तो आप डिसाइड कर दीजिए क्या करना है। बट मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को कि जब तक पीओजेके आपके राष्ट्र सर्वोपरि का पार्ट नहीं बनेगा, आप देखेंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस बार भी दबा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है प्रोफेसर साहब कि ये बायलैटरल और इस तरीके की चीज़ों को आप साइड करिए। देखिए, सेना जब और सेना का जवान जब कुछ कहता है तो उसका लक्ष्य और उसका उद्देश्य बहुत क्लियर होता है। अर्जुन की नज़र अगर मछली की आंख पर थी तो सेना की नज़र भी वहाँ पर भी है। तो सरकार को ये समझना होगा। बार बार सेना ये कहती है कि हमें तो सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत है। तो फिर मैं वही समझना चाहूँगी, वो इशारा अब जब सही समय है तो फिर देर किस बात की? वो इशारा क्यों नहीं हो पा रहा है? कितना और इंतज़ार करें? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से पीआईओजेके में जिस प्रकार की जो इलीगल लूट हो रही है, जिस प्रकार के बलात्कार, हत्याएं, जबरन संसाधनों की लूट जहां पर हो रही है, और जिस प्रकार से पीओआईजे को जिस प्रकार से उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके बाद जो है ये अपने आप में एक स्थिति बनती है कि भारत जो है उसको अपने खुद के नागरिक जो हैं, जो भारत नागरिक मानता है, जिन्हें उनको आजाद करवाए, पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजाद करवाए। मैं खुद ये मानता हूं, लेकिन कर्नल साहब की इस बात से सहमति रखते हुए कि दुनिया के अंदर टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तय होती है, और यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूं कि दुनिया भर के अंदर जब हम बातचीत करते हैं तो वहां पर जो है आपकी बात के ऊपर कितनी सिंपथाइज करती है दुनिया, ये उनके अपने हितों पर निर्भर करता है। दे टर्न अ ब्लाइंड आई टू एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटीज जो कि उनके हितों के दायरे में नहीं आती है। और मैं ये मानता हूं, सेना का टेम्परामेंट मेरे भीतर भी है। मैं स्वयं ये मानता हूं कि सिंपथी इज फॉर द वीक एंड वीक में गो टू पॉट। किस प्रकार से हम जो है गिड़गिड़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के पास जाएं, उसका कोई बहुत ज्यादा इसका कोई हल होगा ये नहीं होगा। जो दूसरी बात है कि सैन्य कार्रवाई को लेकर है, तो उसमें भी अभी एक फाइन बैलेंस है। हमने जहां जहां पर भारत के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एस्केलेशन का लैडर अपने हिसाब से बनाया रखना चाहते हैं। आज दो देश जो हैं, दो परमाणु संपन्न देशों की सेना आपस में भिड़ जाए और साथ में दो एडवर्सरीज बिल्कुल उस बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। आपके पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व के अंदर जो है चीन जो है आपकी एडवर्सरी है। आपके कुछ दिनों पहले स्क्रमिशेस हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में भारत को कितने हद तक जाना चाहिए? नहीं, तो राहुल जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि वो भारत के सामने, भारत की सेना के सामने टिक पाएगा? अरे उसके पास तो रोटी खाने को पैसे नहीं है और वो भारत की सेना के सामने टिकेगा? साहब, ये बात थोड़ी सी गले के नीचे नहीं उतर रही। देखिए ये आप आ रही है सर, एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। हाँ,
प्लीज बोलिए। हाँ। ये मैं जानता था ये सवाल आएगा ही आएगा। देखिए अभी एक टूटे हुए ईरान के ऊपर अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बोलते हैं, वो किस प्रकार से युद्ध के अंदर गिर गया। हमने यूक्रेन के और रूस को देखा है। मैं पूरा करने दीजिए कृपया करके मेरी इस जवाब को। हमने देखा है एक छोटे से गाजा पर जो है इजराइल को कितने साल लगे हैं। क्या हमें एक फाइन बैलेंस है। मेरा दिल कहता है कि मेरी खुद की सीमा के अंदर मेरे नागरिकों पर पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन और उसको मुझे छुड़वाना है, कैसे भी करके छुड़वाना है। अभी क्या भारत उस युद्ध को इस समय, इस स्थिति में जब भारत अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहे हैं, भारत अलग अलग प्रकार, क्या एक युद्ध को इस समय भारत झेल सकता है या भारत को झेलना चाहिए? क्या भारत डिट्रैक्ट नहीं हो जाएगा अपने जो एक्टिविटीज चल रही है? ये अलग एक फाइन बैलेंस है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ये फाइन बैलेंस अच्छा है, ये फाइन बैलेंस अच्छा है सर। लेकिन ये कहकर आप कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सेना का मोराल है ना, जो ये कहती है कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट सेकंड कि कब हमें हरी झंडी मिले और हम दिखा दें, ये जोश। हम सेना की बात कर रहे हैं सर, हमारी सेना दुनिया में उसकी जब डंका बजता है, हमारी सेना जब उसका लक्ष्य और उद्देश्य एक होता है तो वो उस पर सफल भी होती है। मैं कर्नल सर इस पर आपका जवाब चाहूंगी कि क्या आप सहमत हैं प्रोफेसर रावल से? इसके बाद राव सर आपके पास ही आ रही हूँ बस। देखिए सहमत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीधी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सबके अपने अपने व्यूज जरूर हो सकते हैं। एंड आई रिस्पेक्ट विदु साहब व्यू कि पॉलिटिकली आपकी कंपल्शंस हो सकती हैं, इंटरनेशनली आपकी क्या हो सकती है, लेकिन शायद मैं उनकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा कि जो कमजोर होता है उसके साथ सिंपैथाइज किया जाता है, तो क्या हम गिड़गिड़ाएं? क्यों सर गिड़गिड़ाएंगे क्यों? हम तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। गिड़गिड़ाता तो पाकिस्तान है कि जनाब मेरे पास पैसा नहीं है। हम उन्हें एक्सपोज करेंगे कि ये पैसा टेररिज्म पर चल रहा है। FATF उनका बैकग्राउंड है, FATF उनका फ्यूचर है। इसमें कौन सा बायलैटरल चीज है जो आपको और मुझे रोकती है? मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देता हूं, उसमें बड़ा अच्छा समझ आएगा। ये जो पाकिस्तान के एक फील्ड मार्शल कोई बने हैं, फील्ड मार्शल या जो भी बने हैं, ठीक है ना, उनको किसने ये जिम्मेवारी दी कि वो अपने देश का सूटकेस लेकर दुनिया में घूमे और रेयर अर्थ मटेरियल के सेल्समैन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बने? कहां लिखा है? मैंने साम दाम दंड भेद की बात करी। अच्छा चलिए छोड़ देते हैं। सडनली वो चीफ जो है, क्योंकि वो दिख रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो दिखेगा वो बिकेगा। वो चीफ दिख रहा है तो ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं? माय फील्ड मार्शल, नाउ हियर बिकम हिज फील्ड मार्शल। इस समय पाकिस्तान का 1% भी कंट्रीब्यूशन, इस समय आज के दिन की बात कर रहा हूं, आज सुबेरे से लेकर रात के 12 बजे कल के और आज के सुबेरे से लेकर अब तक कहीं कोई अगर इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की उस नेगोशिएशन में कतार में जो हो रहा है आपको दिख रही है तो बता दीजिए। पाकिस्तान वहां पर प्रेजेंट है तो बता दीजिए। जब ये अभी पीस साइन हो रही थी उस समय अगर वो प्रेजेंट थे तो तब बता दीजिए। लेकिन जनाब क्लेम किया जाता है, दिस इज व्हाट आई सेड, इंटरनेशनल। जरूरी नहीं है, विदु साहब मानिए मेरी बात, जरूरी नहीं है कि आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्मी ने जाकर बांग्लादेश में लड़ाई लड़कर काम किया था? हमने वो पूरा क्रेडिट मुक्ति बाहिनी को दिया है, हमने उन्हें सिर्फ सपोर्ट किया है। जबकि वो कंट्री तो मेरा अपना था भी नहीं। वो मेरी जो राष्ट्रवाद वाली जो फीलिंग है या राष्ट्र सर्वोपरि वाली, बिल्कुल, और यहाँ पर वही सपोर्ट चाहिए, यही चीज है। और राव साहब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब हम पाकिस्तान बोलते, क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए, तो पाकिस्तान के पास तो ये दोनों ही नहीं है। और इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि हम चाहें तो इंटरनेशनली भी हमारे पास इस वक्त मौका है हर चीज पर। अभी आप देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे उन्होंने कहा हाथ काट देंगे, हमने कहा आओ भाई जरा हाथ पहले खाली तो कर लो जिसमें आपने कटोरा थामा हुआ, तब फिर हाथ काटने की बात करना। अब उनके घर के ही लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो रोटी तक नहीं नसीब होती, हमें रहना ही नहीं है इनके पास। उनका घर में गलत बोल रही हूँ, हमारे घर के लोग जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जिनको छीन कर लेकर चले गए थे, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे मेरे घर वापस जाना है और किसी भी हाल में जाना है। तो यहाँ पर तो हर हाल में चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, एंड दिस इज द मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। राव सर देखिए, एक है कि आप ये क्यों सोचते हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा
है ना। ये अगर आप सोचते हैं कि हमारे लोग ये एजिटेशन को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटली सपोर्ट नहीं कर रहे, ये गलत है। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन युद्ध जो है कूट युद्ध भी होता है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये भी होता है कि ये कूट युद्ध भी होता है, ये ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो काइनेटिक एक्शन है, जो एक्चुअल मिलिट्री एक्शन है, वो अब करने की मेरे हिसाब से टाइमिंग देख के करने की है। अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है अभी जैसा है ना, ये पका नहीं है, अभी पकेगा और थोड़ा। और जब होगा, जैसे हमने बांग्लादेश को कितने दिन में किया, 13 दिन में किया है ना। क्योंकि आप ये भी मत सोचिए कि जो वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग हैं वो सारे कश्मीरी भी नहीं है, बहुत सारे पठान और पंजाबी लोग वहां जाके रह रहे हैं। मीरपुरी जो है वो सारा बहुत सारा कट्टर जिहादी है। तो मेरे हिसाब से सरकार काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो नेशनल प्रायोरिटी इंडिया का है, मेरे हिसाब से काइनेटिक एक्शन अभी नहीं है, लेकिन सिचुएशन जब डिमांड करेगा और हमको नेशनल जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको एक ओपनिंग मिलेगी जरूर। ठीक, जब ओपनिंग मिलेगी तो वो भी होगा। ठीक है, 20 अभी सेकंड्स जो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 20 सेकंड्स रावल जी। डायमेंशन पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि वो 13 दिन का वॉर तब पॉसिबल हो पाया जब 9 महीने इंतजार किया गया था। मार्च से लेकर दिसंबर तक 1971 में लेट इट बॉयल, उसको पकने दिया गया था। उसके बाद जो है 13 दिन के अंदर आपने अपना पूरा काम फिनिश कर दिया। ये 9 महीने की वेट के बाद 13 दिन, या यूं भी हो सकता था कि ये 13 साल तक उलझे रहते हैं। और इसमें एक और डायमेंशन अगर छोटी सी ऐड कर दें, हाँ। तो हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 2000 होगा, सर मुझे याद है 2016 से ये कहानी शुरू हो चुकी थी और 2016 में ही ये पकना शुरू हो गया था। तो अब तो ये फाइनल पोजीशन पर आ गया, तो आप भी ले आइए फाइनल पोजीशन पे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान से जिस तरीके से भारत में मिलने की आवाज उठ रही है, ये देश की मांग है कि अपना हिस्सा वापस अपने में मिलाओ, क्योंकि वो भी ये कह रहा है कि मैं भी भारत हूं। जल्द एक पॉजिटिव तस्वीर हमारे बीच हो, इस उम्मीद के साथ रचित में अभी बस इतना ही।